हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आपको पता है, टीटीएस ऑल्टरनेट सप्ताह का आखिरी दिन और बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, भगा भगा करके नहीं देखेंगे तो इतना तय है कि कुछ ना कुछ नए शब्द जरूर आपको हम सिखाएंगे। और पता ही है कि अतरंगी शब्द जरूर होते हैं, कुछ ऐसे जो कि आपके परंपरा में है और एक परंपरागत मीनिंग आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके कुछ अलग मीनिंग हम यहाँ पर लेकर के उपस्थित होते हैं। और आज 2-3 ऐसे शब्द हैं जो आपको सरप्राइज जरूर करेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हाँ, वो विज्ञापन जो कि नए बैच की शुरुआत को लेकर के है। 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे और वेन्यू है कॉन्सेप्ट बूस्टर अनीसाबाद, जो कि नवाब पथ में निदान हॉस्पिटल के बगल में एक गली है, उसी में स्थित है। आप शालीमार कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट आकर के राज मिल्क पार्लर के बगल से अंदर आने वाली गली में आकर के डेमो में शामिल हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है। चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू फिर वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज के सेशन का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है पॉकिश। पॉकिश एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मिस्chievous और प्लेफुल इन एन अम्यूजिंग वे और स्लाइटली नॉटी बट इन अ चार्मिंग और एंडियरिंग वे। मतलब है शरारती या खेल खिलवाड़ करने वाला, हल्के शरारती लेकिन आकर्षक या प्यारे तरीके से। मतलब देखिए, अब कुछ लोग खिलवाड़ करने को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, यहाँ पर ये नहीं है। होता है ना, कुछ बड़े मजाकिया जॉली मूड वाले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिस जगह पर मौजूद होते हैं सब कुछ उथल पुथल मचा के रखते हैं और कभी भी जो है किसी को बोर नहीं होने देते हैं। तो उस तरीके के लोगों के लिए आप कह सकते हैं पॉकिश, मिस्chievous और प्लेफुल इन एन अम्यूजिंग वे, स्लाइटली नॉटी पर इन अ चार्मिंग और एंडियरिंग वे, शरारती या खेल खिलवाड़ करने वाला, हल्के शरारती लेकिन आकर्षक या प्यारे तरीके से। ऐसे के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो कहलाएगा पॉकिश। सिनोनिम की बात करें मिस्chievous, प्लेफुल एंड इम्पिश, क्या हो जाएगा? मिस्chievous, प्लेफुल एंड इम्पिश। एंटोनिम की बात करें सीरियस, सॉलम एंड ग्रेव, क्या हो जाएगा? सीरियस, सॉलम एंड ग्रेव। एक अर्थ में पॉकिश के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है his pockish sense of humor made him the life of the party। क्या है? his pockish sense of humor made him the life of the party। हाँ, obviously ऐसे लोग जो होते हैं वो जहां होते हैं वहीं की वो लाइफ लाइन हो जाते हैं, क्योंकि सब उनको पसंद करते हैं और चार्मिंग लोग ही पसंद किए जाते हैं। वो जो होते हैं ना, अरे हमेशा मुंह से रोने वाले को, कई तरह के लोग होते हैं भाई साहब। कई तरह के लोग, मुझे 3 तरीके के विशेष करके पता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका की आंख हंसता रहता है लेकिन मुंह हमेशा रोता है। जब भी पूछो क्या अरे जिंदगी बहुत खराब, लेकिन पता चला है कि बहुत अय्यासी में जी रहा है, लेकिन जब भी मुंह से ऑडी से उतरा के अरे क्या बोले यार, जिंदगी तबाह हो गई। एक तो ऐसे लोग हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जिनका मुंह हंसता है और आंख रोता है। ये इस जनरेशन में तो नहीं है, वो पुराने जनरेशन में होते थे। घर में कितना भी कष्ट हो लेकिन जब भी बाहर मिले कैसे, अरे सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अरे ऊपर वाले की कृपा है, सब मस्ती से चल रहा है, जीवन बहुत अच्छा है। इस तरीके के लोग जो कि आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो हमेशा अपने, वो कहते हैं रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनिया चिल्लई हैं लोग सब बाटी न लई है कोई। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो ठीक है, जो दुख है वो आंख में रख लेते हैं। और सबसे जो एक्सट्रीम क्वालिटी के लोग होते हैं जो आजकल नहीं मिलते हैं, वो होते हैं कि जिनका आंख और मुंह दोनों हंसता रहता है लेकिन दिल रोता है। मतलब अगर उनको दुख है तो वो अपने अंदर अंदर ही वो उसको कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, दुनिया को ना पता चले, और आंखों से भी खुश दिखेंगे और होठों से भी खुश दिखेंगे। लेकिन इस तरीके के लोग जो होते हैं वो एकदम चार्मिंग, मिस्chievous, प्लेफुल एंड अम्यूजिंग वे वाले, ये सबको पसंद आते हैं क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में परेशान है। याद रखिएगा पॉकिश।
चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला शब्द है, अच्छा रिवीजन के लिए एक बार फिर से बोल देते हैं, पकिश, मिस्चीवस और प्लेफुल इन एन अम्यूजिंग वे, स्लाइटली नॉटी बट इन चार्मिंग एंड एंडियरिंग वे, शरारती या खेल खिलवाड़ करने वाला, हल्के शरारती लेकिन आकर्षक या प्यारे तरीके से, इस अर्थ में हम पकिश शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है whimsy। whimsy नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है प्लेफुली क्वांट और फैंसीफुल बिहेवियर और ह्यूमर, एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड आइडिया और एक्शन, मतलब है खेल खिलवाड़ या कल्पनाशील व्यवहार। ये व्यवहार की स्पेलिंग यहां पर गलत है, ऐसे लिखिएगा, व्यवहार या हास्य, एक असामान्य या अप्रत्याशित विचार या क्रिया या जिज्ञासा भी कह सकते हैं, whimsy इस अर्थ में यूज होता है। सिनोनिम की बात करें, एसेंट्रिसिटी, ऑडिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्या है एसेंट्रिसिटी, ऑडिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक अर्थ में whimsy के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, नॉर्मैलिटी, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। क्या है नॉर्मैलिटी, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, एक अर्थ में whimsy के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टोरी वाज a delightful mix of whimsy and adventure, keeping the readers intrigued. क्या है the story was a delightful mix of whimsy and adventure, keeping the readers intrigued. अब यहां पर क्या है कि जो हमने पहला शब्द लिया है इस पेज पर वो है whimsy, मतलब है जिज्ञासा कह लीजिए या फिर खेल खिलवाड़, कल्पनाशील, हास्य, असामान्य या अप्रत्याशित विचार, इस अर्थ में हम whimsy का प्रयोग करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है hiatus। हाइटस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है गैप इन अ प्रोसेस, सीक्वेंस और स्ट्रक्चर, और अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी, ऑफन इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज। मतलब क्या है कि विराम, अंतराल या अस्थायी रोक, इस अर्थ में हम हाइटस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ब्रेक, इंटरप्शन एंड गैप। क्या हो जाएगा, ब्रेक, इंटरप्शन एंड गैप, एक अर्थ में हाइटस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंटिन्यूटी, स्टार्ट एंड फ्लो। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी, स्टार्ट एंड फ्लो, एक अर्थ में हाइटस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर 2-year hiatus, CSK रिटर्न विद धोनी इन 2018। क्या है, आफ्टर 2-year hiatus, CSK रिटर्न विद धोनी इन 2018। अब इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिया है, पहला है whimsy, प्लेफुल, क्वांट और फैंसीफुल बिहेवियर और ह्यूमर, एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड आइडिया और एक्शन, मतलब क्या है खेल खिलवाड़ या कल्पनाशील व्यवहार या हास्य, या फिर कह रहा है एक असामान्य या अप्रत्याशित विचार या क्रिया या जिज्ञासा भी किसी अर्थ में जगह पर whimsy को प्रयोग किया जाता है उस अर्थ में, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा जो शब्द है वो है हाइटस, और ये अंतराल, विराम और अस्थायी रोक के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शब्द है। और मैंने हमेशा से कहा है कि आप मुझे बताओ कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो या किस देश से देख रहे हो, किस राज्य से देख रहे हो, मुझे जानकर के बहुत खुशी होगी। साथ में जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो ये जरूर बताना कि आज के सेशन में दो कौन से ऐसे शब्द रहे जो आपको बहुत अच्छे लगे और वो आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत मजेदार आपको लगा कि नहीं ये बड़ा कुछ अच्छा सीखा मैंने, तो ये बताना। साथ में जहां जहां पर मैं पूछता हूं कि इसके एंटोनिम और सिनोनिम को जोड़िए, तो वो जोड़ना नहीं भूलिएगा। तो यहां पर जो है हाइटस का मतलब है गैप इन प्रोसेस, सीक्वेंस और स्ट्रक्चर, और अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी, ऑफन इन सीक्वेंस और इवेंट्स और एक्टिविटीज, मतलब है विराम, अंतराल या अस्थायी रोक, इस अर्थ में हम हाइटस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला शब्द है वो है पर्सपिक्युअस। पर्सपिक्युअस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजीली अंडरस्टूड और इजी टू परसीव और डिटेक्ट। तो मतलब क्या है कि स्पष्ट, जिसे समझना या पहचानना आसान हो, उसके लिए यूज करते हैं पर्सपिक्युअस। सिनोनिम की बात करें, लूसिड एंड इंटेलिजिबल। अब यहां पर आपको मैंने दो ही सिनोनिम लिखा है, आप खुद ही समझ जाना कि जहां जहां मैंने दो सिनोनिम और दो एंटोनिम रखा है उसमें एक सिनोनिम और एक एंटोनिम आपको ऐड करना है, इसलिए मैंने उसे छोड़ा है। तो पर्सपिक्युअस के सिनोनिम के तौर पर मैंने लूसिड और इंटेलिजिबल को रखा है। एंटोनिम की बात करें, ऑब्सक्योर एंड अनक्लियर। क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर एंड अनक्लियर, एक अर्थ में पर्सपिक्युअस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर रॉय गेव अ पर्सपिक्युअस एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थ्योरी। क्या है, मिस्टर रॉय गेव अ पर्सपिक्युअस एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक मिनट रुकिएगा। चले आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है एबेट। एबेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड एड इन अ क्रिमिनल एक्ट or to encourage, assist someone to do something, typically something illegal or wrong, or to actively promote or support something. इस अर्थ में हम abet शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी अपराध में सहायक होना, किसी चीज का सक्रिय रूप से समर्थन करना या बढ़ावा देना, इस अर्थ में हम abet शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने इसी शब्द से मिलता जुलता एक प्रोनाउंसिएशन वाला शब्द आपको बताया है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी स्पेलिंग,
उसका मीनिंग कमेंट में लिख करके बताइए। वो ए से ही शुरू होने वाला शब्द है और इसी के उच्चारण से मिलता जुलता उसका उच्चारण है, मैंने पढ़ाया है, कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। इसका क्या मतलब है? एबेट का मतलब है टू प्रोवाइड एड इन अ क्रिमिनल एक्ट और टू एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग, टिपिकली समथिंग इलीगल और रॉन्ग, और टू एक्टिवली प्रमोट और सपोर्ट समथिंग। मतलब क्या है? किसी अपराध में सहायक होना, किसी चीज का सक्रिय रूप से समर्थन करना या बढ़ावा देना, इस अर्थ में हम एबेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एनकरेज, असिस्ट, और एंटोनिम की बात करें तो हिंडर एंड डिस्करेज। अब देखिए इस पेज पर जो दो शब्द है, दोनों के लिए एक सिनोनिम एक एंटोनिम अलग अलग आपको कमेंट में ऐड करना है और मैं चाहता हूं कि आप ये इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। आप अपने नोटबुक में जहां पर पढ़े हैं इस मीनिंग को स्पष्ट के लिए मैंने बहुत सारे शब्द को पढ़ाया है पूरे सेशन के दौरान, तो आप उसमें से ही चुन करके लिखिए। आप गूगल की मदद से लिखिए, लेकिन आप ढूंढिए। ढूंढने से क्या होगा ना कि आपको लगेगा अरे यार ये मुझे पता था या मैंने पढ़ा है। आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी तो थोड़ा मजा आता है, बस ये बात है। और आप कमेंट करते हैं तो वो मेरे लिए एक पहचान होती है कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है और वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैं चाह करके भी फिर गायब नहीं हो पाऊंगा और गैप नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए आप इसका लिखिएगा जरूर। यहां क्या है, किसी अपराध में सहायक होने के लिए बहुत ही कॉमन वर्ड मैंने इसके लिए बताया है कई बार, तो यहां पर भी आप जो है सिनोनिम एनकरेज एंड असिस्ट है, एक और जोड़िए आप। एंटोनिम है हिंडर एंड डिस्करेज, उसमें भी आप एक जोड़िए। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है सी वाज अक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग द क्रिमिनल्स ड्यूरिंग द रॉबरी। क्या है? सी वाज अक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग द क्रिमिनल्स ड्यूरिंग द रॉबरी। तो इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है परस्पिकुअस, क्लियरली एक्सप्रेस्ड और इजीली अंडरस्टूड और इजी टू परसीव और डिटेक्ट, मतलब है स्पष्ट जिसे समझना या पहचानना आसान हो, इस अर्थ में यूज करते हैं परस्पिकुअस शब्द का। दूसरा जो शब्द है वो है एबेट, to provide aid in a criminal act or to encourage or assist someone to do something, typically something illegal or wrong, or to actively promote or support something। मतलब क्या है कि किसी अपराध में सहायक होना, किसी चीज का सक्रिय रूप से समर्थन करना या बढ़ावा देना, इस अर्थ में हम एबेट शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए जैसे में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है क्यू, जो कि सेशन का 5वां है। इस पेज का पहला क्यू नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इसका मतलब है टू गिव अ सिग्नल, टू बिगिन और परफॉर्म समथिंग, और सिग्नल और प्रॉम्प्ट फॉर एक्शन। अब देखिए यहां पर चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज हो रहा है, तो यहां पर जो भी अक्षर आपको दिखे टू से शुरू होने वाला वो वर्ब है और बाकी जो दूसरा मीनिंग है वो नाउन है। किसी क्रिया को प्रारंभ करने या करने का संकेत देना या संकेत, दोनों अर्थ में हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें सिग्नल एंड प्रॉम्प्ट। अब देखिए फिर मैंने यहां पर छोड़ा है, फिर मैंने सिनोनिम में 2 ही लिखा है, तो तीसरे का काम आपका है। आप सपोर्ट करिए, लिखिए, पक्का फायदा होगा। और एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से वोकैबुलरी का होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है बॉस। आपको लगता है जून महीने में शुरू किया था मैंने और अप्रैल के बाद फिर मई और जून आने वाला है। निरंतरता ठीक है, रेगुलरिटी नवंबर के बाद से आई है, मैं मानता हूं। धीरे धीरे और कुछ भी ऐड करेंगे, बहुत सारी चीजें यहां पर करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, सरप्राइज आगे मिलेगा, देखते हैं क्या क्या करते हैं। चलिए एंटोनिम की बात करें हिंडर एंड स्टॉप। यहां पर भी आपको एक एंटोनिम इसका लिखना है। क्यू का मतलब है किसी क्रिया को प्रारंभ करने या करने का संकेत देना, और नाउन की तरह यूज करें तो इसका मतलब है संकेत। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्टर वेटेड फॉर हिज क्यू टू एंटर द स्टेज। क्या है? द एक्टर वेटेड फॉर हिज क्यू टू एंटर द स्टेज। चलिए इस पेज पर जो अगला शब्द है वो है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू लिमिट और रिस्ट्रिक्ट समथिंग विद इन सर्टेन बाउंड्रीज और डिफाइन और स्पेसिफाई समथिंग क्लियरली। क्या मतलब है? किसी चीज को सीमित करना, कुछ सीमा में बांधना या किसी चीज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, इस अर्थ में हम सर्कमस्क्राइब शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रिस्ट्रिक्ट एंड लिमिट। फिर यहां मैंने छोड़ा है, फिर आप लिखो। आपको सर हर वर्ड में हम ही लिखें, तब परीक्षा पास करेंगे, नौकरी मिलेगा, तब सैलरी हमारा मिलेगा, इंग्लिश सीख जाएगा तो वाह क्या इंग्लिश बोल रहे, कौन बोलेगा? आप ही को बोलेगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझिए, कर लेना चाहिए। चलिए सिनोनिम क्या है? रिस्ट्रिक्ट एंड लिमिट। एंटोनिम है एक्सपैंड एंड एनलार्ज। क्या है? एक्सपैंड एंड एनलार्ज। इसमें एक एंटोनिम जोड़िए। एग्जांपल देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्कमस्क्राइब्स द गवर्नर्स पावर टू डिले असेंट। क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन सर्कमस्क्राइब्स द गवर्नर्स पावर टू डिले असेंट। अब यहां पर जो दो शब्द हमने लिया है उसमें पहला है क्यू, टू गिव अ सिग्नल टू बिगिन और परफॉर्म समथिंग, और सिग्नल और प्रॉम्प्ट फॉर एक्शन, किसी क्रिया को प्रारंभ करने या करने का संकेत देना या संकेत, इस अर्थ में हम क्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो इस पेज पर लिया है वो है सर्कमस्क्राइब, मतलब होता है टू लिमिट और रिस्ट्रिक्ट समथिंग विद इन सर्टेन बाउंड्रीज और टू डिफाइन और स्पेसिफाई समथिंग क्लियरली,
मतलब क्या है कि किसी चीज को सीमित करना, कुछ सीमा में बांधना, या किसी चीज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं सर्कमस्क्राइब का। चले आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला शब्द है वो है टिट्यूलर। टिट्यूलर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है रेफरिंग टू अ टाइटल, पोजीशन और ऑफिस, स्पेशली वन दैट इज प्योरली सेरेमोनियल और ऑनररी एंड लैक्स पावर। मतलब है नाम मात्र का या केवल नाम का। मतलब ठीक है, कहीं पर कोई जैसे होता है ना, हीरो वगैरह को देते हैं या फिर खिलाड़ियों को वो जो पद देते हैं, मुझे इस मामले में विशेष जानकारी नहीं है, तो आप सब कमेंट में लिख करके बताइए क्या वो एक्टिव डीएसपी होते हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कि हमारे खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी को भी सेना में कोई सम्मान प्राप्त है, कोई पद प्राप्त है, तो वो टिट्यूलर आई थिंक होता है कि रेफरिंग टू अ टाइटल, पोजीशन और ऑफिस, स्पेशली वन दैट इज प्योरली सेरेमोनियल और ऑनररी एंड लैक्स पावर। मतलब क्या है, नाम मात्र का या केवल नाम का। इस अर्थ में हम टिट्यूलर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें नॉमिनल एंड सिंबॉलिक, यहां पर भी मैंने छोड़ा है तो आप इसके एक सिनोनिम को ऐड करिए। और एंटोनिम क्या है, रियल एंड एक्चुअल। क्या है, रियल और एक्चुअल टिट्यूलर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was the titular head of the committee, but the real decisions were made by the executive director. क्या है, he was the titular head of the committee, but the real decision were made by the executive director. चले आज के सेशन में जो अगला वर्ड है स्पेस पर वो है स्क्वैंडर। स्क्वैंडर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू वेस्ट समथिंग, स्पेशली मनी। क्या है, टू वेस्ट समथिंग, स्पेशली मनी, टाइम, अपॉर्चुनिटीज, रेकलेसली और फुलिसली। क्या है, अपव्यय करना, व्यर्थ खर्च करना या गंवाना। क्या क्या, टू वेस्ट समथिंग, उसमें क्या क्या है, मनी है, टाइम है, अपॉर्चुनिटीज है, और वो भी रेकलेसली और फुलिसली गंवाने को, खर्च करने को, अपव्यय करने को हम स्क्वैंडर कहते हैं। सिनोनिम की बात करें वेस्ट एंड डिसिपेट, एंड एंटोनिम की बात करें सेव एंड कंजर्व। बहुत ही आसान शब्द है। फिर मैंने यहां पर एक शब्द, एक एंटोनिम और एक सिनोनिम छोड़ा है, आप लिखिए। मुझे लगता है आज के सेशन में जो भी वर्ड है उसमें 6-7 जगहों पर मैंने आपकी उंगली को कष्ट देने का इंतजाम किया है, तो आप जरूर उसको कष्ट दीजिए। क्या है, सिनोनिम क्या है, वेस्ट एंड डिसिपेट, एंटोनिम है सेव एंड कंजर्व। एग्जांपल देख लेते हैं। He squandered his entire inheritance on gambling and parties. क्या है, he squandered his entire inheritance on gambling and parties. तो अब इस पेज पर जो दो शब्द हमने लिया, पहला है टिट्यूलर, रेफरिंग टू अ टाइटल, पोजीशन और ऑफिस, स्पेशली वन दैट इज प्योरली सेरेमोनियल और ऑनररी एंड लैक्स पावर। मतलब क्या होता है, जो कोई भी पद हो, सिर्फ ऑनररी हो, सेरेमोनियल हो, नाम मात्र का हो, केवल नाम का हो, वो उस तरीके से फैसले लेने वाले आधिकारिक तौर पर ना हो, उस अर्थ में हम टिट्यूलर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द इस पेज पर है वो है स्क्वैंडर, टू वेस्ट समथिंग, स्पेशली मनी, टाइम, अपॉर्चुनिटीज, रेकलेसली और फुलिसली। मतलब क्या है, अपव्यय करना, व्यर्थ खर्च करना या गंवाना, इस अर्थ में हम स्क्वैंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है रेपरेशन। रेपरेशन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स, ऑफरिंग कंपनसेशन फॉर अ wrong injury, damage or compensation paid by a defeated party in war। मतलब क्या है, मुआवजा, क्षतिपूर्ति या प्रायश्चित। इस अर्थ में हम रेपरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें अमेंड एंड रेस्टिट्यूशन। अब देखिए, इसके लिए ना, ये मुआवजा के लिए इतना शब्द मैंने पढ़ाया है, तो मैं तो चाहता हूं कि आप इसको ढूंढिए अपने नोटबुक में कहां लिखा है। कम से कम पलटेंगे तो कई शब्द नजर पे चढ़ेंगे। तो रेपरेशन का जो सिनोनिम है वो है अमेंड एंड रेस्टिट्यूशन। एंटोनिम की बात करें पेनाल्टी एंड डैमेज। क्या क्या है, पेनाल्टी एंड डैमेज, सिनोनिम है अमेंड एंड रेस्टिट्यूशन। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहे जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे रेपरेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या है, जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे रेपरेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। चले आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है ब्रोहाहा। ब्रोहाहा नाउन की तरह प्रयोग होता है। अब इस शब्द को देखिए, इस शब्द में जो है वो हाहा अलग से है। हाँ, ब्रो हाहा, ये ब्रो करके नहीं कहना, ब्रो हाहा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। A noisy and overexcited reaction or response to something, a loud commotion or uproar, often unnecessary। मतलब होता है शोरगुल, हंगामा, अफरा तफरी। इस अर्थ में हम ब्रोहाहा का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें uproar and ruckus। क्या है, uproar and ruckus एक अर्थ में ब्रोहाहा के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। और फिर यहां पर आपके चेहरे की मुस्कान मैं समझ सकता हूं कि सर ने आज पूरा दंडी मारा है, आपको ऐसा फील होगा। नहीं, ये जो इसके लिए कई सारे शब्द मैंने पढ़ाए हैं, इसके लिए मुआवजा के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए स्पेशली आप उल्टा करके देखो, कई सारे शब्द पढ़ाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको ढूंढिए। और इसके लिए भी मैं नहीं बताऊंगा ना, मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा शब्द है, वो तुम ढूंढो।
और लिखो कि इसमें सिनोनिम क्या होगा। एंटोनिम क्या है? काम एंड पीस। पिछले दिन ही मैंने इसके लिए एक और वर्ड पढ़ा है, नहीं बताऊंगा, लिख के बताओ आप मुझे क्या है कि एंटोनिम क्या है? काम एंड पीस। एग्जांपल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियंस रिमार्क कॉज्ड अ ब्रोहाहा इन द पार्लियामेंट। क्या है? द पॉलिटिशियंस रिमार्क कॉज्ड अ ब्रोहाहा इन द पार्लियामेंट। चलिए, यहां पर जो स्पेस पर दो शब्द है, पहला है रेपरेशन, द एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स, ऑफरिंग कंपनसेशन फॉर अ रॉन्ग, इंजरी और डैमेज, और कंपनसेशन पेड अप बाय अ डिफीटेड पार्टी इन वॉर। मतलब है मुआवजा, क्षतिपूर्ति या प्रायश्चित। इस अर्थ में हम रेपरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। और मुझे तो भाई ध्यान में एकदम आ रहा है कि मैंने कौन कौन सा शब्द पढ़ाया है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। दूसरा जो शब्द है ये है ब्रोहाहा, अ नॉइजी एंड ओवर एक्साइटेड रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू समथिंग, अ लाउड कमोशन और अपरोर ऑफ एन अननेसेसरी। मतलब है शोरगुल, हंगामा या अफरा तफरी। इस अर्थ में हम ब्रोहाहा का प्रयोग करते हैं। चलिए, आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है रेमोन्स्ट्रेट। और रेमोन्स्ट्रेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू विद समवन अगेंस्ट समथिंग, प्रोटेस्ट और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन। विरोध करना, खरा ऐतराज करना या आपत्ति करना। इस अर्थ में हम रेमोन्स्ट्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लेन। क्या है? प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लेन। इस अर्थ में हम रेमोन्स्ट्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, अप्रूव, इंडोर्स एंड सपोर्ट। हाँ, यहां पर नहीं लिखना है, इसमें मैंने 3 डाला है, ठीक है। नहीं, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर ना आज तीसरा डालना ही भूल गए हैं, तो उसको मैनेज कर रहे हैं कि लिखो। ऐसा कुछ नहीं है, हमने जिस जिस शब्द को पढ़ाया है और मेरे जहन में है कि आप उसका लिख सकते हो, ध्यान में होगा, तो मैंने आपसे कहा कि उसको लिखो और लिखना चाहिए आपको। तो यहां पर क्या है? सिनोनिम है प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लेन। एंटोनिम है अप्रूव, इंडोर्स एंड सपोर्ट। रेमोन्स्ट्रेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स रेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द न्यू ड्रेस कोड इम्पोज्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज। क्या है? द स्टूडेंट्स रेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द न्यू ड्रेस कोड इम्पोज्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज। चलिए, आज के सेशन का जो अगला शब्द है वो है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, स्पेशली अ नॉन मटेरियल असेट लाइक होप और लव। वंचित, शून्य या खोया हुआ। देखिए, बेरेफ्ट या बेरेफ्ट कहते हैं इसको। इसका मतलब जब भी किसी चीज की कमी हो, वंचित हो, खोया हुआ हो, विशेष करके क्या है, ध्यान दीजिएगा, होप और लव। मतलब यह है कि आशा नहीं है, प्रेम का होप नहीं है, मतलब किसी से मिले, परिवार वालों से मिले। अनाथ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, या फिर कहीं पर ऐसे होते हैं जो परेशान लोग हैं, जिनको लगता है कि भैया अब हम सबसे ज्यादा तिरस्कृत हैं, तो उस अर्थ में जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिप्राइव्ड, लैकिंग एंड एम्प्टी। क्या हो जाएगा? डिप्राइव्ड, लैकिंग एंड एम्प्टी एक अर्थ में। बेरेफ्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एनरिच्ड, इंडोर्ड एंड ब्लेस्ड। क्या हो जाएगा? एनरिच्ड, इंडोर्ड एंड ब्लेस्ड एक अर्थ में। बेरेफ्ट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर द ट्रेजेडी ही वाज बेरेफ्ट ऑफ ऑल जॉय एंड होप। क्या है? आफ्टर द ट्रेजेडी ही वाज बेरेफ्ट ऑफ ऑल जॉय एंड होप। इस पेज पर जो हमने 2 शब्द लिया है, चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला है रेमोन्स्ट्रेट, टू आर्ग्यू विद समवन अगेंस्ट समथिंग, प्रोटेस्ट और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन। मतलब है विरोध करना, खरा ऐतराज करना या आपत्ति करना। इस अर्थ में हम रेमोन्स्ट्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द हमने लिया है वो है बेरेफ्ट, डिप्राइव्ड ऑफ, लैकिंग समथिंग, स्पेशली अ नॉन मटेरियल असेट लाइक होप और लव। मतलब है वंचित, शून्य या खोया हुआ। इस अर्थ में हम बेरेफ्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला शब्द है यहां पर वो है रिवल्सन। रिवल्सन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसगस्ट और रिपल्सन, अ सडन एंड इंटेंस डिस्टेस्ट और लोथिंग। मतलब है घृणा, विकर्षण या तीव्र नफरत। इस अर्थ में हम रिवल्सन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिसगस्ट, रिपग्नेंस एंड एवोरेंस। क्या हो जाएगा? डिसगस्ट, रिपग्नेंस एंड एवोरेंस एक अर्थ में रिवल्सन शब्द के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अट्रैक्शन, एडमायरेशन एंड अफेक्शन। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, एडमायरेशन एंड अफेक्शन एक अर्थ में रिवल्सन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी फेल्ट अ वेव ऑफ रिवल्सन एज सी रेड अबाउट द क्रुएल्टी इन्फ्लिक्टेड ऑन एनिमल्स। क्या है? सी फेल्ट अ वेव ऑफ रिवल्सन एज सी रेड अबाउट द क्रुएल्टी इन्फ्लिक्टेड ऑन एनिमल्स। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है रिवल्शन, मतलब होता है घृणा, विकर्षण या तीव्र नफरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है मॉन्यूमेंटल। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ग्रेट और सिग्निफिकेंट। क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज, ग्रेट और सिग्निफिकेंट। मतलब है अत्यधिक विशाल और महत्वपूर्ण। इस अर्थ में हम मॉन्यूमेंटल शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके मॉन्यूमेंट्स बन सकते हैं। मतलब है कि वो महत्वपूर्ण होंगे तभी ऐसा होगा, तो
तो उसी अर्थ में इसको ध्यान में रखिएगा कि मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है अत्यधिक विशाल या महत्वपूर्ण। सिनोनिम की बात करें कोलोसल, हिस्टोरिक एंड इमेंस, क्या हो जाएगा? कोलोसल, हिस्टोरिक एंड इमेंस एक अर्थ में मॉन्यूमेंटल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इनसिग्निफिकेंट, माइनर एंड ट्रिवियल, क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, माइनर एंड ट्रिवियल एक अर्थ में मॉन्यूमेंटल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द साइंटिस्ट मेड अ मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी इन कैंसर रिसर्च, क्या है? द साइंटिस्ट मेड अ मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी इन कैंसर रिसर्च। चलिए फटाफट इस पेज पर आए हुए दो शब्द का रिवीजन कर लें। पहला जो शब्द है वो है रिवल्सन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसगस्ट और रिपल्सन, अ सडन एंड इंटेंस डिस्टेस्ट और लोथिंग, मतलब है घृणा, विकर्षण या तीव्र नफरत। इस अर्थ में रिवल्सन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है मॉन्यूमेंटल, एक्सट्रीमली लार्ज, ग्रेट और सिग्निफिकेंट, मतलब है अत्यधिक विशाल और महत्वपूर्ण। क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज, ग्रेट और सिग्निफिकेंट, मतलब है अत्यधिक विशाल और महत्वपूर्ण। इस अर्थ में मॉन्यूमेंटल शब्द का प्रयोग हम करते हैं। चले आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है ग्रिन। ग्रिन वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्माइल ब्रॉडली, ऑफन शोइंग द टीथ, और अ ब्रॉड स्माइल स्पेशली वन दैट शोज द टीथ, मतलब है दांत दिखाकर मुस्कुराना या ऐसा मुस्कान जिसमें दांत दिख रहा हो, उसके लिए हम ग्रिन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्माइल, बीम एंड स्मर्क, क्या हो जाएगा? स्माइल, बीम एंड स्मर्क। एंटोनिम की बात करें फ्राउन, स्काउल एंड ग्लोअर, क्या हो जाएगा? फ्राउन, स्काउल एंड ग्लोअर एक अर्थ में ग्रिन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम में क्या है? स्माइल, बीम एंड स्मर्क। चले एग्जांपल देख लेते हैं। She grinned with joy after hearing the good news, क्या है? She grinned with joy after hearing the good news। बड़ा अच्छा शब्द है। आप स्माइल स्माइल बोलते हो, अब दांत दिखा करके कोई मुस्कुराया उसके लिए क्या कहेंगे? तो एक स्पेशल शब्द यहां पर है ग्रिन, मतलब होता है टू स्माइल ब्रॉडली, ऑफन शोइंग द टीथ, अ ब्रॉड स्माइल स्पेशली वन दैट shows the teeth, मतलब है कि दांत दिखा करके मुस्कुराना या ऐसी मुस्कान जिसमें सारे दांत दिख रही हो, चौड़ी मुस्कान उसको कह सकते हैं। चले आज के सेशन का जो सेकेंड लास्ट वर्ड है वो है कॉजेंटली। कॉजेंटली एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इन अ क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग वे, मतलब स्पष्ट, तर्कसंगत और प्रभावशाली ढंग से। क्या है? इन अ क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग वे, मतलब है स्पष्ट, तर्कसंगत और प्रभावशाली ढंग से। इस अर्थ में कॉजेंटली शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें परसुएसिवली, कन्विंसिंगली एंड क्लियरली, क्या है? परसुएसिवली, कन्विंसिंगली एंड क्लियरली एक अर्थ में कॉजेंटली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें वीकली, इलॉजिकली एंड अनकन्विंसिंगली एक अर्थ में कॉजेंटली के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। सी आर्ग्यूड कॉजेंटली इन फेवर ऑफ द न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी, विनिंग ओवर मेनी स्केप्टिक्स, क्या है? सी आर्ग्यूड cogently in favor of the new environmental policy, winning over many skeptics। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है ग्रिन, to smile broadly often showing the teeth, और a broad smile especially one that shows the teeth, मतलब है दांत दिखा करके मुस्कुराना या मुस्कान, चौड़ी मुस्कान जिसमें दांत दिख रही हो, उस अर्थ में हम ग्रिन शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो सेकंड लास्ट वर्ड इस पेज पर है सेशन का वो है कॉजेंटली इन अ क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग वे, स्पष्ट, तर्कसंगत और प्रभावशाली ढंग से। इस अर्थ में हम कॉजेंटली शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज के सेशन का आखिरी शब्द, वो है फॉयबल। फॉयबल नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है माइनर वीकनेस, फ्लॉ और एसेंट्रिसिटी इन समवन्स कैरेक्टर और बिहेवियर, मतलब है किसी के स्वभाव में एक छोटी कमजोरी या अजीब आदत। इस अर्थ में हम फॉयबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें वीकनेस, कोक एंड फ्लॉ, क्या हो जाएगा? वीकनेस, कोक एंड फ्लॉ एक अर्थ में फॉयबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्ट्रेंथ, वर्च्यू एंड परफेक्शन, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, वर्च्यू एंड परफेक्शन एक अर्थ में फॉयबल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला है और सेशन का आखिरी है वो है फॉयबल, मतलब होता है किसी के स्वभाव में एक छोटी कमजोरी या अजीब आदत। इस अर्थ के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। हिज ओनली फॉयबल इज हिज ऑब्सेशन विद बीइंग पंक्चुअल विद एवरीवन फाइंड्स अम्यूजिंग, क्या है? हिज ओनली फॉयबल इन इज हिज ऑब्सेशन विद बीइंग पंक्चुअल विद एवरीवन फाइंड्स, व्हिच एवरीवन फाइंड्स अम्यूजिंग। एक बार फिर से सुन लीजिए। His only foible is his obsession with being punctual, which everyone finds amusing। तो यहां पर जो सेशन का आखिरी शब्द है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वो है फॉयबल, मतलब होता है माइनर वीकनेस, फ्लॉ और एसेंट्रिसिटी इन समवन्स कैरेक्टर और बिहेवियर, किसी के स्वभाव में एक छोटी कमजोरी या अजीब आदत। इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर तो यह सेशन समाप्त हो गया, लेकिन और दिन की तरह संजोग है, 2 बोनस है, 2 इडियम है, फटाफट पढ़ते चलते हैं।
पहला जो है वो है गो डाउन वेल। गो डाउन वेल इडियम की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब है टू बी रिसीव्ड और एक्सेप्टेड फेवरेबली बाय पीपल, या फिर टू बी अंडरस्टूड और सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन। मतलब है लोगों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाना या किसी स्थिति में समझा जाना या सफल होना। ये सफल होना या समझा जाना, इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं गो डाउन वेल। मतलब है कोई बहुत खुले दिल से अच्छे से आपको स्वीकार करे, आपको समझ ले। क्या कह रहा है? टू बी रिसीव्ड और एक्सेप्टेड फेवरेबली बाय पीपल और टू बी अंडरस्टूड और सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन। इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं गो डाउन वेल। एग्जांपल देख लेते हैं। His proposal went down well with the audience who applauded enthusiastically। क्या है? His proposal went down well with the audience who applauded enthusiastically। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा और आखिरी ये है टू एड इंसल्ट टू इंजरी। ये एक इडियम की तरह प्रयोग होता है। वो कहते हैं ना, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। हाँ, एक तो पहले से बेचारा इंजरी है, ऊपर से इंसल्ट कर दे। हाँ, मन खट्टा है, थोड़ा इमली खिला दो। ऐसा कुछ होता है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, जैसे कैसे हमारे गांव में देखो, किसी को चोट लग गया तो बुढ़वा सब आएगा, भले हुआ, अच्छा हुआ, गिर गया, मरा नहीं, यही वाला। अरे भाई साहब, गलती हो गया, उससे थोड़ा समझा बुझा देना है, पहले रगड़ देना है धर के। चलिए, क्या मतलब है इसका? टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स बाय एडिंग मोर हार्म और इंसल्ट। क्या है? टू इंसल्ट समवन फर्दर व्हेन दे आर ऑलरेडी इन वल्नरेबल पोजीशन। मतलब क्या है कि पहले से बुरी स्थिति को और भी अधिक खराब कर देना। इस स्थिति में यूज करते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या है? टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स बाय एडिंग मोर हार्म और इंसल्ट, और टू इंसल्ट समवन फर्दर व्हेन दे आर ऑलरेडी इन अ वल्नरेबल पोजीशन। मतलब है पहले से एक तो खराब स्थिति में है और अधिक खराब कर देना। इस अर्थ में यूज करते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His rude comment after the failure only added insult to injury। क्या है? His rude comment after the failure only added insult to injury। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला इडियम है वो है गो डाउन वेल, टू बी रिसीव्ड और एक्सेप्टेड फेवरेबली बाय पीपल और टू बी अंडरस्टूड और सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन। लोगों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाना, किसी स्थिति में समझा या सफल होना। इस अर्थ में यूज करते हैं हम गो डाउन वेल। और जो दूसरा और आखिरी यहां पर है इडियम टू एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स बाय एडिंग मोर हार्म और इंसल्ट, और टू इंसल्ट समवन फर्दर व्हेन दे आर ऑलरेडी इन अ वल्नरेबल पोजीशन। पहले से बुरी स्थिति को और भी अधिक खराब करना। इस स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 18 शब्द और 2 इडियम आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और फाइनली ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।